Hello and welcome back to the current affair classes for prelims 2021 by IES Network. So today is the day 4 of polity series, and in this video we'll be taking another important look on the various news related to polity which were there in the last 1.5 years. So we'll be covering all important updates from very important magazines which are there for UPSC like Vision IAS, like Insights on India and many other, and we'll be comprehensively taking them without any overlapping and duplication. So let's start with this video. If you like the video, if you like the initiative, kindly give us a like so that we'll be motivated to continue this series and also for the answer writing. So let's start. So now if you talk about, this is video 4 in the Indian polity series. If you have any doubt regarding the previous videos in geography, environment or science and tech, you can contact me on these details. So the first topic we have today is CBI and the general consent of states. Now if you talk about the consent of state, why it was in news? Because recently the Kerala government has decided to withdraw the general consent accorded to CBI to probe the cases in state. ठीक है, तो जो भी states होते हैं, ठीक है, whatever the states there are, they accord something called as general consent to CBI, ठीक है, to प्रोब द केसेस. अगर सीबीआई को वहाँ पर जाके केस का इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर सीबीआई को केस मिला है जो कि केरला के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या है कि सीबीआई को जनरल कंसेंट देती हैं और उस जनरल कंसेंट के थ्रू सीबीआई उस स्टेट के अंदर एंटर होकर वहाँ की पुलिस मशीनरी को यूज़ करके एंड इट कैन प्रोब द केसेस, इट कैन इन्वेस्टिगेट द केसेस. ठीक है, तो ये जनरल कंसेंट केरला गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है और ऑल्सो रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑल्सो डिड द सेम. अब उसके रीजंस देखेंगे क्या है, बट उससे पहले हम देख लेते हैं सीबीआई एक्चुअली में है क्या, हाउ इट वॉज फॉर्म्ड, व्हाट आर इट्स पावर एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस. तो सीबीआई वॉज स्टेब्लिश एज अ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन. दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, कुछ लेजिस्लेचर्स दे मेट, दे फाइंड द नीड ऑफ अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की उनको नीड लगी. सो दे मेट एंड दे पास द रेजोल्यूशन विच वॉज लेटर नोटिफाइड इन द गेजेट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन. और इस एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के अंदर दे सेड वॉट कि दिस पर्टिकुलर बॉडी, that is CBI, is now being formed via executive resolution and also this particular body will get its power from this particular act. ठीक है, तो ये एक्ट पहले ही बना हुआ था. That is, this act is Delhi स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. तो ये पहले ही एक्ट बना हुआ था. तो सीबीआई का जब एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास करके बनाया गया तो सीबीआई को कहाँ से अपनी पावर्स लेनी थी, इस पर्टिकुलर एक्ट से. तो ये उस एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन में दे रखा था जिसको बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू इंडियन गेजेट के अंदर पोस्ट कर दिया. अब इसके फंक्शंस की बात करें तो दिस पर्टिकुलर सीबीआई फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रांट्स, विच इटसेल्फ कम्स अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ पीएमओ. ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. अब इसका रोल क्या है सीबीआई का, टू प्रिवेंट करप्शन एंड मेंटेन इंटीग्रिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये है. अनर इज दैट केसेस कनेक्टेड टू इन्फ्रिजमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड फिजिकल लॉज कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड बाय सीबीआई. तो ये सीबीआई के बारे में हो गया. अब सीबीआई कंपोजिशन देख लेते हैं. अगर सीबीआई कंपोजिशन की बात करोगे तो इट हैज़ अ डायरेक्टर. सीबीआई का डायरेक्टर होता है. ठीक है, एंड दिस डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय पीएम. ठीक है, बाय अ कमिटी which committee consists of 3 members, that is PM, that is leader of opposition of single largest party and the Chief Justice of India. So this is the committee who appoints the director of CBI. Then if you talk about important thing that was also in news, that this is Interpol, that is international police, which is there as a global investigation agency across the globe. ठीक है, तो इंटरपोल के जो नोडल एजेंसी है एट द लेवल ऑफ इंडिया इज सीबीआई. तो सीबीआई एक्ट्स एज अ नोडल एजेंसी फॉर इंटरपोल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेटेड रिलेटेड मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. ठीक है, अदर एस्पेक्ट्स क्या हैं कि सीबीआई क्या है कि सुओ मोटो मतलब अपने आप, ऑन इट्स ओन, इट कैन टेक सुओ मोटो केसेज ओनली इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, सुओ मोटो केसेज लेने हैं तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर ही ले सकते हैं ऑन इट्स ओन. बाकी अगर कहीं पे भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन लेवल पे अगर सीबीआई को कोई केस बिगिन करना है, स्टार्ट करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स शुड मेक अ रिक्वेस्ट और यूनियन गवर्नमेंट उस पर एग्री होनी चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर के भी ऊपर भी क्या है कि सीबीआई कैन स्टार्ट इट्स इन्वेस्टिगेशन. अब हम बात करते हैं कि जो जनरल कंसेंट है जो केरला गवर्नमेंट ने हटा दिया है, इसका मतलब क्या है, विच कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. ठीक है, तो जनरल कंसेंट की अगर बात करें तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसेंट विच आर गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स टू सीबीआई. ठीक है, तो सीबीआई को 2 टाइप से कंसेंट देते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स. फर्स्ट टाइप ऑफ कंसेंट इज व्हाट वी कॉल्ड एज जनरल कंसेंट. तो ये जनरल कंसेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स किसको देती हैं, सीबीआई को.
और सीबीआई को जनरल कंसेंट मिलने के बाद क्या होता है कि सीबीआई इज़ नॉट रिक्वायर्ड, एक बार अगर जनरल कंसेंट मिल गया सीबीआई को, तो सीबीआई इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सीक फ्रेश परमिशन एवरी टाइम इट एंटर्स द स्टेट इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन। अगर मान लो महाराष्ट्र ने सीबीआई को एक बार जनरल कंसेंट दे दिया, तो जो भी केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ पर उसको हर बार जब भी वो स्टेट में एंटर होती है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो हर बार उसको फ्रेश परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से? महाराष्ट्र गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, तो व्हाट इट विल अलाउज इज इट फैसिलिटेट्स अ सीमलेस इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ करप्शन एंड वायलेंस। अब ये जो कंसेंट है इट इज़ अकॉर्डेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, और ये पर्टिकुलर कंसेंट क्या है कि किसने हटा दिया है? हमारे पास केरला गवर्नमेंट ने हटा दिया है, देन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हटा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कंसेंट की। अगर जनरल कंसेंट नहीं होता है, लेट सपोज स्टेट गवर्नमेंट्स हैड विड्रॉन और हैव नॉट गिवन एट ऑल द जनरल कंसेंट, देन द अदर कंसेंट केम इनटू पिक्चर विच इज कॉल्ड एट स्पेसिफिक कंसेंट। अब स्पेसिफिक कंसेंट क्या होता है कि सीबीआई नीड्स टू सीक केस वाइज, हर केस के लिए उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और उससे कंसेंट लेना पड़ेगा कि वी आर कमिंग इनटू योर स्टेट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, और इफ नॉट ग्रांटेड, अगर मान लो स्पेसिफिक कंसेंट नहीं मिलता है किसको? सीबीआई को, तो सीबीआई ऑफिशियल्स क्या है? सीबीआई ऑफिशियल कैन एंटर, सिंस इट्स अ सेंट्रल बॉडी, सो सीबीआई ऑफिशियल्स कैन एंटर द स्टेट बट दे डोंट हैव द पावर ऑफ पुलिस पर्सनल्स ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, तो दे विल बी जस्ट कमिंग एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स एंड दे डोंट हैव द पावर ऑफ द पुलिस पर्सनल्स विच आर देयर इन द स्टेट। ठीक है, तो अब ज़रूरत क्यों पड़ रही है जनरल कंसेंट की और स्पेसिफिक कंसेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज हमने देखा था कि सीबीआई अपनी पावर्स कहाँ से उठाता है? फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1946, और दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के अकॉर्डिंग इसका जो फिजिकल जुरिस्डिक्शन है, फिजिकल जुरिस्डिक्शन किसका? फिजिकल जुरिस्डिक्शन, फिजिकल जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीआई इज ओनली लिमिटेड टू दिल्ली। ठीक है, ओनली लिमिटेड टू दिल्ली है, देयरफॉर व्हेनेवर इट वांट्स टू कम इनसाइड एनी स्टेट, ठीक है, इट नीड्स टू टेक जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट। जनरल कंसेंट एक बार अगर सीबीआई को मिल गया है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, तो सीबीआई को हर बार क्या है कि केस टू केस बेसिस पे वापस जाके स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। जनरल कंसेंट नहीं होता है तो स्पेसिफिक कंसेंट लेना पड़ता है, वो केस स्पेसिफिक होता है, हर केस के लिए अलग से लेना पड़ेगा। और अगर वो नहीं मिलता है देन सीबीआई ऑफिशियल्स विल बी कमिंग एज जस्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विदाउट हैविंग एनी पावर ऑफ पुलिस पर्सनल्स। ठीक है, एक और स्पेसिफिक तरह का कंसेंट होता है विच इज कॉल्ड एज प्रायर कंसेंट। मान लो सीबीआई ऑफिशियल्स हैं, दे आर कमिंग टू एनी स्टेट फॉर इन्वेस्टिगेशन इन मैटर्स रिलेटेड टू करप्शन और वायलेंस विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्वेंट्स विच आर वर्किंग अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स। मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है विच हैज़ बीन इन्वॉल्व इन करप्शन, ठीक है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई अगर किसी स्टेट के अंदर आ रहा है तो उसको क्या है कि पहले क्या लेना पड़ेगा? प्रायर कंसेंट। ठीक है, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स, देयर नीड टू बी अ प्रायर कंसेंट। फिर बाकी जनरल कंसेंट जैसे भी स्पेसिफिक कंसेंट है उसके अकॉर्डिंग सीबीआई कैन एक्ट। अब रिसेंटली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इट गेव अ वर्डिक्ट दैट वंस अ कोर्ट, एक बार कोई कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है, वंस अ कोर्ट कोई भी पर्टिकुलर मैटर का संज्ञान ले लेता है, कॉग्निजेंस ले लेता है ऑफ अ करप्शन केस इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई ऑफिसर, द केस कांट बी सेट असाइड फॉर लैक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट प्रायर कंसेंट। ठीक है, मान लो क्या है कि कोई पब्लिक सर्वेंट था, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट वॉज इन्वॉल्व इन टू करप्शन केसेस। ठीक है, तो एक बार इसका केस स्टार्ट हो गया है, वंस द केस हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है, देन अगर वहाँ पर प्रायर कंसेंट नहीं है, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक कंसेंट नहीं दिया किसको? सीबीआई को, देन ऑल्सो दिस केस कांट बी सेट असाइड। ठीक है, मान लो जो पब्लिक सर्वेंट का जो करप्शन केस था, अगर वो जुडिशरी में पहुंच गया है, कोर्ट के पास चले गया है, तो अब कोई सा भी कंसेंट हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, नाउ द केस कांट बी सेट असाइड एंड इट ऑट टू बी कम टू अ कंक्लूजन। ठीक है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि कोई भी करप्शन केस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स अगर कोर्ट के पास चले जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन सीबीआई को देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ कंसेंट इन दैट मैटर। अब बात करते हैं संथनाम कमेटी की। संथनाम कमेटी की बात करें तो बहुत पुरानी कमेटी है, सो इसके लिए हमें कोई फालतू स्पेसिफिक चीज़ क्यों न्यूज़ में रही इसके लिए जानने का मतलब नहीं, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इससे दो बॉडीज़ निकली हैं। अगर संथनाम कमेटी की बात करूँ तो दिस कमेटी वॉज फॉर्म्ड फॉर गिविंग रिकमेंडेशंस ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर रिकमेंडेशंस के लिए संथनाम कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1963 रफली अराउंड। ठीक है, ऑन इट्स रिकमेंडेशन टू बॉडीज़ वर फॉर्म्ड, वन वॉज सीबीआई, ठीक है, सीबीआई को एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू फॉर्म किया, दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर उसको पावर्स दी गई, अटेस्ट किया गया वहाँ से, विच वी ऑलरेडी सीन, उसके कंपोजिशन, उसके जनरल कंसेंट, स्पेसिफिक कंसेंट को हमने डिस्कस कर लिया है। जो एक और बॉडी थी
दैट पर्टिकुलर बॉडी वॉज CVC, ठीक है, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एंड इट वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर 1964, ठीक है। ये भी कैसे फॉर्म हुई थी, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, ठीक है। दोनों बॉडीज किससे फॉर्म हुई, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, बट लेटर इट वॉज फेल्ट the need to provide it more power, and therefore it later got a statutory status in the year 2013 under the Central Vigilance Commission Act 2003, ठीक है। तो it was passed in the parliament and it became a statutory body. So CVC is not an executive resolution body, it is a statutory body, ठीक है, ये ध्यान रखना है। formed as a recommendation of both संथनाम कमेटी, both CBI and CVC। अगर अब बात करें तो CVC is an independent body because it is responsible only to parliament, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ अ स्टैच्यूट नाउ, एक्ट बिहाइंड इट, ठीक है। अगर हम बात करें CVC वर्क कैसे करता है, तो जो भी क्या है कि CVC रिसीव्स कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन एंड मिसयूज ऑफ ऑफिस एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस, ठीक है। और ये जो कंप्लेंट्स है कहाँ से आ सकती हैं इसके पास, इट कैन बी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी करप्शन की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कहाँ पे, CVC को। लोकपाल्स, दैट इज एम्बूड्समैन विच इज़ देयर एट द यूनियन लेवल, ठीक है। लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल होते हैं। ऑम्बूड्समैन मतलब जो भी क्या है करप्शन जैसे मैटर्स के अंदर रिलेट करता है, जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था, दैट इज ऑल्सो फॉर अ लोकपाल एक्ट विच नीड्स टू बी हैविंग सर्टेन क्राइटेरियाज, ठीक है। तो लोकपाल हो गया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, देन विसल ब्लोअर्स हो गए। दीज ऑल पार्टीज कैन फाइल कंप्लेंट्स टू CVC एंड CVC देन नीड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस, ठीक है। तो CVC क्या करता है, इट डज नॉट डू इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो CVC इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर जब CVC इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है तो CVC के पास जब कंप्लेंट्स आती हैं तो व्हाट इट्स डू इज़ इट मेड द इन्वेस्टिगेशन डन विद द हेल्प ऑफ CBI, ठीक है। तो CBI को देता है कुछ करप्शन केसेस, जैसा उसको लगता है कि इसमें क्रिमिनल आस्पेक्ट्स भी हैं इस करप्शन केस में, तो CBI को दे देता है। एंड इट कैन ऑल्सो डेलीगेट द करप्शन केसेस टू CVO, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स, officers, and these central vigilance officers are present in the various departments of the government, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट में देर आर सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड द यूनियन लेवल, तो वहाँ पर उनको भी डेलीगेट कर देता है, फिर उनकी जो भी रिपोर्ट आती है उसको एक कंक्लूड करता है, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ एम्पावर्ड, CVC इज़ एम्पावर्ड टू एनक्वायर, ठीक है। अब ये जो भी केसेस आए हैं इसके पास कंप्लेंट्स आई है, उनको एनक्वायर करने की पावर कहाँ से मिलती है, इन दीज ऑफेंसेस इट इज़ वाया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है। तो अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में लिखा हुआ है कि जो भी कंप्लेंट्स हैं रिगार्डिंग करप्शन एंड मिसयूज ऑफ ऑफिस कैन बी फाइल्ड टू CVC हु विल देन फर्दर टेक इन्वेस्टिगेशन बाय द हेल्प ऑफ CBI एंड CVO, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो अगर हम बात करें करप्शन की बारे में, तो करप्शन के रिलेटेड, ठीक है, 3 एपेक्स बॉडीज़ की अगर बात करें करप्शन को रिलेटेड इंडिया के अंदर 3 एपेक्स बॉडीज़ की बात करें तो फर्स्ट इज़ CVC, ठीक है, देन सेकंड इज़ लोकपाल, ठीक है, एंड थर्ड इज़ CBI, ठीक है। दीज आर द 3 एपेक्स बॉडी विच आर हैंडलिंग द आस्पेक्ट और मिसयूज ऑफ करप्शन और मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। अब कंपोजिशन की बात करें CVC की, तो CVC इज अगेन अ मल्टी मेंबर कमीशन है, ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है विच इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते कौन, विजिलेंस कमिश्नर विच आर एक्टिंग एज मेंबर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एक चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, ठीक है। नाउ इट इज़ talking about appointment, it is done by president on the recommendation of a committee and that committee is again headed by PM, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर CGI नहीं है, यहाँ पर होम मिनिस्टर है। जैसे CBI के अंदर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए देयर वाज PM, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड CGI, पर यहाँ पर क्या है कि होम मिनिस्टर, सो दिस यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टर्म इज 4 years और 65 years of age, whichever is earlier. So this is the time period of the particular बॉडी ऑफ दिस CVC। और ये सारी चीज़ें इसको कहाँ से मिली हैं, दिस हैज़ बीन गॉट अंडर दैट एक्ट ऑफ 2003 के स्टैट्यूटरी एक्ट में इसको ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिमूवल ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिश्नर और द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सो दैट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ बैंक्रप्सी, अनसाउंड माइंड, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर CVC दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो कमिश्नर है, कैन ऑल्सो रिजाइन ऑन इट्स ओन by giving the resignation to the president of the country. So this is all about this CVC. तो CBI देख लिया हमने CVC देख लिया, हमने जनरल कंसेंट की बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू CBI बोथ फॉर बोथ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स, और हमने एक और चीज़ देखा दैट इज संथनाम कमेटी, आउट ऑफ विच 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज केम एज इट्स रिकमेंडेशन, दैट इज CBI and CVC. Now if we talk about this another important aspect which was there in news, that is
स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। दिस स्पेशल मैरिज एक्ट वॉज केम इन द ईयर 1954। तो अभी इसमें रिसेंटली क्या एडवांसमेंट हुआ है कि रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज स्टक डाउन द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 5, ठीक है। तो इस एक्ट के सेक्शन 5 में देर आर सर्टेन प्रोविजंस, ठीक है। और वो प्रोविजन क्या है कि इट रिक्वायर्स पार्टीज मतलब जो भी मेल एंड फीमेल कंसेंटिंग मेल एंड फीमेल एडल्ट्स हैं who are going to marriage should give a 30-day mandatory public notice to show their intention of marriage। मतलब आपको मैरिज करनी है, ठीक है, 30 जनवरी को, ठीक है। तो यू नीड टू गिव अ 30 डे प्रायर नोटिस, ठीक है। नोटिस किसको देना पड़ता है? टू मैरिज ऑफिसर इन द लोकल कोर्ट, ठीक है। मैरिज ऑफिसर इन द लोकल कोर्ट को आपको 30 डे पहले देना पड़ता है क्या? नोटिस, ठीक है। तो ये जो 30 डेज़ का प्रोविज़न है, इसको क्या है कि रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया। अब इसको देखते हैं कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर बैकग्राउंड की बात करूँ, सो देर इज़ 3 काइंड ऑफ मैरिज एक्ट्स आर देयर इन द कंट्री, ठीक है। एंड दीज मैरिज एक्ट्स आर, ठीक है। पहला क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट। सो हिंदू मैरिज एक्ट इज स्पेसिफिकली फॉर मैरिजेस विद इन कास्ट एंड विद इन हिंदू रिलीजन। मतलब हिंदू रिलीजन के अंदर ही होना चाहिए, और हिंदू रिलीजन के अंदर सेम कास्ट के अंदर जो भी मैरिजेस हो रही हैं, दिस इज़ फॉर दोज मैरिजेस। दिस पर्टिकुलर एक्ट दैट इज़ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें जो एज ऑफ कंसेंट है दैट इज़ 18 फॉर फीमेल्स एंड 21 फॉर मेल्स, ठीक है। नाउ सॉरी इट इज़ अपोजिट, ठीक है। नाउ दे नीड टू गेट मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसमें क्या है, उनको ईजिली मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम रिलीजन एंड ऑल्सो इन दैट सेम रिलीजन दे आर ऑफ द सेम कास्ट, ठीक है। तो कास्ट का डिफरेंस भी नहीं है इसमें। ऑल्सो दे नोट नीड टू शो एनी इंटेंशन ऑफ मैरिज, ठीक है। कोई इंटेंशन प्रायर शो नहीं करना पड़ता है। अब हम देखते हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर। तो मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 में आया था। इट इज़ फॉर इस्लाम एज रिलीजन। एज ऑफ कंसेंट इसमें क्या 16 ईयर्स है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। बट अगर 18 ईयर्स से कम की अगर कोई मैरिज है, देन कंसेंटिंग एडल्ट शुड बी प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट की। स्पेशल मैरिज एक्ट कौन कौन सी मैरिज को डील करता है? इट डील्स विद द इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज कौन कौन सी होगी? अगर मान लो सेम रिलीजन हिंदू के अंदर है मगर कास्ट का अपोजिट है, मतलब द कास्ट इज डिफरेंट, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर मैरिज विल नॉट कम अंडर दिस एक्ट, दैट पर्टिकुलर मैरिज विल कम अंडर दिस एक्ट। ऑल्सो इफ देर इज अ मैरिज ऑफ इंटर रिलीजियस आस्पेक्ट्स लाइक हिंदू, मुस्लिम, देन सिख and Muslim, whatever the way, so those also marriages comes under this special marriage act. So both intercaste as well as interreligious marriage come under the ambit of this particular act of special marriage act 1954, ठीक है। अब इसका सेक्शन 5 और 6 जो है वो क्या कहता है कि जो भी पार्टीज हैं, पार्टीज मतलब द एडल्टिंग कंसेंट एडल्ट हु आर गोइंग टू मैरी नीड टू गिव अ नोटिस। उनको एक नोटिस देना पड़ता है, किसको? मैरिज ऑफिसर को, विच इज़ अ प्रायर टू 30 डेज बिफोर दे आर गोइंग टू मैरी। और जो डेट है उनकी मैरिज की, उससे 30 डे पहले क्या है कि उनको एक नोटिस देना पड़ेगा, किसको? मैरिज ऑफिसर को, टू शो द इंटेंशन ऑफ देयर मैरिज। एंड दिस मैरिज ऑफिसर, ठीक है, विल इशू अ नोटिस, विल पब्लिश और इशू अ नोटिस, ठीक है। दैट सेम नोटिस जो इन्होंने दिया है 30 डेज प्रायर, और वो कहाँ लगा देगा उस नोटिस को? ऑन द गैलरी ऑफ द लोकल कोर्ट, ठीक है। कोर्ट के अंदर वहाँ पर क्या है कि नोटिफिकेशन चैम्बर पे वो लगा देगा। और फिर किसी भी पर्सन को फॉर दैट 30 डे टाइम पीरियड किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक है। ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है कि मान लो वो पर्टिकुलर मैरिज क्या हो, फोर्सफुली हो रही हो, या फिर क्या है कि उसमें दोनों एडल्ट्स का क्या है कि किसी भी एक एडल्ट का कंसेंट नहीं हो, फोर्स मैरिज हो, तो कोई अगर ऑब्जेक्शन करता है एंड इफ दैट ऑब्जेक्शन इज फाइंड प्रॉपर बाय दिस मैरिज ऑफिसर, दैट मैरिज कैन बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो इसमें 30 डे का क्या है कि नोटिस आपको देना पड़ता था। नाउ अंडर दिस पर्टिकुलर रीसेंट न्यूज़ दैट इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ स्क्रैप्ड डाउन दिस 30 डे नोटिस बिकॉज इट सेड दैट राइट टू मैरी is essentially a fundamental right under Article 21 of the Constitution, that is right to life and इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके अंदर ही क्या कि राइट टू मैरी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट बीइंग ट्रीटेड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। और अगर एग्जाम में आता है सो यू नीड टू राइट इट एज दैट राइट टू मैरी इज द फंडामेंटल राइट। अब आपको क्या है कि इंटेंशन शो करने की देयर इज नो नीड ऑफ शोइंग द इंटेंशन प्रायर टू 30 डेज ऑफ योर मैरिज। सो नाउ coming up to an important act, that was the Consumer Protection Act. So if we talk about the Consumer Protection Act, so this act came in the year 2019. So it is not the real act, but it is an amendment act
ठीक है। तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज रिप्लेसिंग द अर्लियर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 विच यू हैव रेड इन योर एनसीईआरटीज। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका पहले जो हमारे पास ये वाला एक्ट था 1986 वाला, उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटीज के अंदर, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यूअर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अब इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं कि देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ रेगुलेटर नाउ। ठीक है, पहले कोई रेगुलेटर नहीं था सेपरेट, अब इसमें रेगुलेटर है, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, दैट इज CCPA। ठीक है, एंड द मोर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी इज टू रेगुलेट द एंटायर कंज्यूमर अफेयर्स, इज टू रेगुलेट द एंटायर कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, एट द सेम टाइम दिस पर्टिकुलर body or regulatory body is responsible for to promote consumer rights। ठीक है, इसके लिए भी देर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस। इसमें क्या है कि देर इज अ प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स। ठीक है, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन कंज्यूमर कोर्ट्स विद द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और वर्क्स। ठीक है, पर अर्लियर कैसा था, कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड ओनली इन अ कंज्यूमर कोर्ट विद द सेलर डिफेंडेंट्स ऑफिस इज लोकेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले सेलर के साइड से आस्पेक्ट था, अब इसमें क्या है कंप्लेनेंट के साइड से आस्पेक्ट है, दैट इज इट इज़ गिविंग मोर फ्रीडम एंड मोर पावर टुवर्ड्स द कंज्यूमर। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट लाइबिलिटी है। ठीक है, अर्लियर देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी, बट नाउ अ कंज्यूमर कैन सी कंपनसेशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज हार्मिंग अ पर्सन। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू आर टेकिंग एंड इट इज हार्मिंग योर बॉडी, ठीक है, देन यू कैन एक्चुअली फाइल फॉर अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस। ठीक है, नाउ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज redressal, dispute redressal forums, dispute redressal forums. So these are the forums which are located at the district level, state level and national levels, where a particular consumer can drag a manufacturer in case of defects or in case of wrong product. So district डिस्प्यूट फोरम्स और रिड्रेसल फॉर्म्स के अंदर केसेस अप टू 1 करोड़ कैन बी टेकन। पहले कितना था, ओनली 20 लाख। ठीक है, स्टेट लेवल पे डिस्प्यूट्स रेंजिंग फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़ कैन बी टेकन, एंड नेशनल लेवल अबाउट 10 करोड़ डिस्प्यूट्स हैं, वो सबको आप लेके आ सकते हो। अर्लियर दिस लिमिट्स वर लेस। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए बहुत सारे नए नए प्रोविजंस कर दिए गए हैं। ठीक है, अर्लियर देयर वाज नो प्रोविजन, बट नाउ वी हैव ऑल द प्रोविजंस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स नए नए प्रोविजंस क्या डाले हैं कि कोई भी कंप्लेंट है कंज्यूमर की शुड बी रजिस्टर्ड, ठीक है, इन विद इन 48 आवर्स and should be completed also there should be no manipulation of prices, there should be no manipulation of prices। ठीक है, if there is a defective item it should be replaced in all the conditions, and also there needs to be a rule that these e-commerce companies needs to appoint grievance redressal officers in their companies। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को देखना है। और फर्स्ट जो पॉइंट था दैट इज़ इट नीड्स टू एक्नॉलेज करना है कंपनी को कंज्यूमर की कंप्लेंट को विद इन 48 आवर्स। ठीक है, दैट इज़ अगर आपने जब कंप्लेंट करी तो विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगी कंपनी की तरफ से दैट योर कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड विद अस। वो एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। अदरवाइज पहले क्या था, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, लोग क्या ही कंप्लेंट कर करके 1 महीना 2 महीना निकल जाता था, देन दे मूव टू कंज्यूमर कोर्ट। बट अब क्या है 48 आवर्स के अंदर आपका रिसिप्ट जो है, एक्नॉलेजमेंट जो है आपकी कंप्लेंट का, वो फाइल हो जाएगा। ठीक है, देन जो हमने अथॉरिटी बनाई है सेंट्रल लेवल पे, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। इट विल बी वर्किंग, ठीक है, टू प्रमोट these 6 consumer rights, and these are the right to be protected, the right to be informed, the right to be assured, the right to be heard, the right to seek redressal and the right to consumer awareness। ठीक है, तो these 6 का प्रमोशन करने के लिए it will take necessary steps like उसके अंदर क्या है कि अलग अलग जगह एडवर्टीजमेंट्स होंगे, सेमिनार्स होंगे, अवेयरनेस को बढ़ाया जाएगा। Now if we talk about point 7 that is right to recall। अब why right to recall was in news because recently हरियाणा असेंबली जो है, ठीक है, passed a हरियाणा पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल, ठीक है, विच वॉज 2022। ठीक है, तो सेकेंड अमेंडमेंट बिल पास किया है विच प्रोवाइड्स राइट टू रिकॉल। अब इसमें क्या है कि दे हैव प्रोवाइडेड व्हाट वी कॉल्ड एज राइट टू रिकॉल मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। मतलब इट इज़ राइट टू रिकॉल वी नो एज अ टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो हरियाणा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने पंचायती राज लेवल पे दे हैव प्रमोटेड दिस पर्टिकुलर टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी दैट इज राइट टू रिकॉल द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय इलेक्टोरेट मतलब जो भी ग्राम सभा है या पर्सनस हु आर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर पंचायत, ठीक है, हैज़ द पावर, ठीक है, हैव द पावर टू रिमूव द इलेक्टेड ऑफिशियल। जो भी ऑलरेडी इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं, अगर दे हैव
misbehaving and they are not having the capacity to hold that particular office, then they can remove, ठीक है, then those electoral rolls, people registered in those electoral rolls can remove that particular elected official before the term of expiry. मान लो 5 साल की टर्म था तो उसको क्या है कि 2 साल में, 3 साल में, जब उनको मन करेगा, जब उनके पास मेजोरिटी होगी, वॉट एवर देयर इज रिटन इन द एक्ट कि कितनी मेजोरिटी चाहिए आपको इस बिल में जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली दे विल बी रिमूव्ड. अगर हम बात करें नाउ देयर आर अदर टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, सो देयर इज रेफरेंडम, there is plebiscite and there is initiative. So I want you all to comment down below what is the difference between all. ठीक है, कि राइट टू रिकॉल हमने देख लिया कि जो इलेक्टोरेट है या इलेक्टोरल रोल्स के अंदर है वो दोज पर्सन्स कैन रिकॉल और रिमूव द इलेक्टेड ऑफिशियल बिफोर द टर्म ऑफ इट्स एक्सपायरी. बट रेफरेंडम, प्लेबिसाइट और इनिशिएटिव कौन कौन से डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हैं और किस तरीके से दे ऑल आर डिफरेंट. जस्ट काइंडली कमेंट इट एंड आई विल बी personally replying on that comment. Now, if you talk about last thing, that is NHRC. So, why NHRC was news? Because recently High Court of Andhra Pradesh, ठीक है, directed the state government to take immediate step for reconstitution of State Human Rights Commission in compliance with the Protection of Human Rights Act 2019. ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास 2019 के अंदर देयर वाज अ न्यू अमेंडमेंट एक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स. ठीक है, तो उसको देखते हैं कि उसने किस तरीके से जो अर्लियर एक्ट था उसको चेंज किया है और किस तरीके से उसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बदल चुकी हैं. और रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक इमीडिएट स्टेप फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन फॉर आंध्र प्रदेश. अगर हम बात करें प्रोविजंस की, ठीक है, तो पहला जो एक्ट था वो 1983 का ओरिजिनल एक्ट है और अभी जो है 2019 का अमेंडमेंट एक्ट है. तो मे बी चांस यू कैन फाइंड अ क्वेश्चन ऑन प्रीलिम्स रिगार्डिंग दिस. अब बात करें कंपोजिशन ऑफ NHRC की, तो कंपोजिशन की बात करें तो अर्लियर देयर वाज द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन, वो अभी भी है, बट जो चेयरपर्सन अर्लियर था दैट कुड हैव बीन ओनली अ पर्सन हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ Supreme Court. Earlier only who has been a Chief Justice of Supreme Court can become a chairperson, but now that person can become a chairperson if he has been a Chief Justice of the Supreme Court or a Judge of the Supreme Court can also become the chairperson of the NHRC. तो earlier सिर्फ Chief Justice बन सकता था, अब जो Supreme Court का जज है वो भी क्या है कि applicable है for becoming a chairperson of NHRC. ठीक है, earlier it provides for 2 persons having knowledge of human rights, पर अब क्या है कि ये 2 persons किस में बदल गए हैं, 3 persons में who have the knowledge of ह्यूमन राइट्स. और उस 3 पर्सनस में एसेंशली देर विल बी अ वुमेन. सो अ वुमेन का एक एडिशन हो चुका है, एटलीस्ट वन शुड बी वुमेन. अर्लियर अंडर द एक्ट द चेयरपर्सन्स ऑफ वेरियस, अब चेयरपर्सन्स ऑफ वेरियस बॉडीज लाइक नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वर द, उनके जो चेयरपर्सन थे शुड बी द मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर NHRC. ठीक है, अब क्या है कि ये 3 तो हैं ही. अपार्ट फ्रॉम दिस other additions have been done apart from these 3, that is now the chairpersons of National Commission for Backward Classes, National Commission for Protection of Child and Chief Commission of Persons with Disability has also been added. So now 3 plus 3 6 are there, then we have 3 there and 1 there. So now in total National Human Rights Commission is a 10-member body under the new अमेंडमेंट एक्ट 2019. ठीक है, अब चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि अर्लियर चेयरपर्सन जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का होता था वो कौन सा होता था, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, जो भी स्टेट जिस भी हाई कोर्ट के अंडर आ रहा है उसका चीफ जस्टिस बन सकता था. बट नाउ अगेन इट हैज़ ऑल्सो बीन अमेंडेड. अब नाउ आइदर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी मेड. सो इट इज़ सिमिलर टू दैट एट द नेशनल लेवल. इफ यू टॉक अबाउट टर्म ऑफ ऑफिस, द एक्ट states that chairperson and members of NHRC will hold the office for 5 years. So earlier it was 5 years or till the age of 70, whichever is earlier. ठीक है, but now it has been reduced to 3 years. ठीक है, और 70 whichever is earlier. तो 5 से 3 कर दिया गया है. Also further reappointment, the act allows for reappointment of members of NHRC for a period of 5 years. ठीक है, तो उसको भी क्या है, it removes the limit of 5 years लिमिट फॉर रीअपॉइंटमेंट. तो रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट कैन बी डन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली फॉर 5 year लिमिट नाउ एज इट वॉज अर्लियर इन द ईयर 1993. और यूनियन टेरिटरीज के लिए देर वॉज नथिंग इन द अर्लियर एक्ट, बट नाउ इट हैज़ प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे कॉन्फर अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन टू फंक्शन फॉर यूनियन टेरिटरी. किसी भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि डायरेक्ट कर सकती है टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस फॉर दैट पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी. ठीक है, एंड फंक्शंस रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स इन केस ऑफ दिल्ली विल बी डेल्ट बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसके लिए कौन एक्ट करेगी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विच इज़ एट द सेंट्रल लेवल विच विल बी डायरेक्टिंग द यूटी फॉर दिल्ली. बाकी जो भी अदर यूटीज़ हैं वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर यू कैन लुक इनटू.
So this was all in our this video discussion. So I hope we have taken all the important things. We have not wasted our time. Okay, we have seen all the important things in a very logical and a very comprehensive manner. These are all the important statements which you can expect in your exam. So if you do like the video, share it with your friends, give a like, comment, and also comment regarding what is the direct democracy tools like referendum, plebiscite, and initiative, and what is the difference between them in the comment section, and I will be replying them, and will be taking, if any problems you are facing, will be taking them in the next class. So thank you and have a nice day.